Hello, future CS. This is CS per single this side, and I welcome you to day 9 of killing your fear of assessment procedure. तो देखो, कल वाले लेक्चर में हमने जो देखा था वो 133 वाली सीरीज देखी थी, 133 ए बी सी ये सब है ना। अब उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमारी बुक्स वगैरह मिल जाती है, हमारी बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यार देते हुए डर नहीं लगेगा कि एसएससी को कि यार ऐसे कैसे बाहर वाले को दे दो, मान लो ये लीक हो गई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, तो फिर क्या होएगा? ये आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चली जाएगी। आपकी बुक्स में ना बहुत सारी डिटेल्स ऐसी पता चल जाती हैं, यानी कि आपके जो बिजनेस के स्ट्रेटजीज होती हैं और हिडन सीक्रेट्स होते हैं वो सब आपकी बुक से दिख जाते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अगर वो पब्लिक हो गई तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपको खा जाएंगे, तो डर तो रहेगा। तो यही पूछते हैं कि क्या हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल है, सेफ है डिपार्टमेंट के पास? तो आंसर है पार्शियली यस। पार्शियली यस मतलब प्रॉपर सेफ नहीं है क्या? मतलब किसी किसी को दे देंगे? हाँ, किसको? सुनो, मतलब किसी का नुकसान नहीं होगा ऐसा देंगे। क्या होता है, अगर डिपार्टमेंट को शेयर करना है, डिपार्टमेंट को शेयर करना है तो वो कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी अदर गवर्नमेंट एजेंसी से, यानी कि किसी और गवर्नमेंट एजेंसी से शेयर कर सकता है और किसी से नहीं कर सकता। देखो, सेक्शन 138 बोलता है कि सीबीडीटी या कोई भी अदर इनकम टैक्स का अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर से उसको कोई ऑर्डर मिलता है ऐसा, तो उसको फर्निश करना होगा, है ना? क्या इंफॉर्मेशन जो भी उसको रिसीव हुई थी या ऑब्टेन हुई है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको देनी होगी। किसको? अदर गवर्नमेंट एजेंसी को। एजेंसी को दे देगी डायरेक्ट। यार ऑब्वियसली एजेंसी के उस एजेंसी की कोई ऑफिसर होगा या कोई अथॉरिटी होगी या कोई भी ऐसी बॉडी है, ठीक है? कौन सी बॉडीज, कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी, किसको देंगे? गवर्नमेंट एजेंसी में क्या किसी को भी दे देंगे? नहीं, सिर्फ उनको जो भी गवर्नमेंट बॉडी या अथॉरिटी या ऑफिसर ऐसे लॉ के अंडर है जो किसी और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ड्यूटी या सेस को लेवी करने में काम आता है, यानी कि जैसे जीएसटी है। भाई जीएसटी भी तो एक टैक्स ही है ना ऑब्वियसली। तो जीएसटी, अगर इनकम टैक्स वालों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है और जीएसटी वालों को भी वही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वापस से एसएससी से मंगाने से अच्छा वो कहेंगे कि चलो हमारा घर का भेदी है ये, वो भेदी घर का ही बंदा है ये, घर की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला जीएसटी के लिए। तो फिर वो कहेगा कि भाई तुम एक काम करो, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन भेज दो, ठीक है? तो जीएसटी वालों को दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन इतना नहीं है कि किसी और डिपार्टमेंट के पास ना जाए, ठीक है? या फिर कोई ऐसी लॉ हो सकता है जिससे जो डील करता है फॉरेन एक्सचेंज से, जैसे कि फेमा, ठीक है? तो फेमा के अंडर में भी हो सकता है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह देखने हो किसी रीजन से, तो फिर उनको भी दे सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई ऐसा लॉ बनाएंगे जो सीजी नोटिफाई कर सकता है ऑफिशियल गेजेट में, ऑब्वियसली सीजी नोटिफाई करता है उसमें। तो सीजी जो नोटिफाई कर सकता है, क्यों नोटिफाई करेगा सीजी? पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसको लीक करनी है, अगर उसको शेयर करनी है किसी से भी, किसी लॉ के अंडर में कोई भी अथॉरिटी बॉडी वगैरह को, और वो या तो टैक्स लगाने के काम आएगा, या फिर फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग से काम आएगा, देखने के काम आएगा, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में काम आएगा, है ना? यानी कि जनहित में जारी वाला काम आएगा, तो फिर उस केस में आप, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपकी इन्फॉर्मेशन को दूसरे डिपार्टमेंट को दे सकता है, ठीक है? और एक चीज बताओ, कोई और पर्सन आएगा डिपार्टमेंट के अलावा, कोई और भी पर्सन आया कहता है कि ए दे दो ना इसकी इन्फॉर्मेशन दे दो ना, तुम तो मेरे जानकार हो, तो दे सकता है क्या? नहीं। पता है पहले सेक्शन में बोला था कि हाँ दे सकते हो, अगर कोई अदर पर्सन रिक्वेस्ट करेगा तो वो दे सकते हैं, लेकिन फिर एक नोटिफिकेशन आता है 2016 में जो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करी जाएगी किसी अदर पर्सन को, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश करी जाएगी वो गवर्नमेंट एजेंसी को करी जाएगी। इसलिए मैंने बोला पार्शियली यस। हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन सेफ है जिस रीजन से आप कह रहे हो, उस तरह से तो वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो किसी अदर गवर्नमेंट एजेंसी को जा सकती है, ठीक है? तो इतनी सी बात है इसमें, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन है भी नहीं, बहुत ज्यादा क्या इस पे क्वेश्चन ही नहीं है कोई एज सच। अब आता है अगला आपका मेन टॉपिक, रेड का। रेड शुरू हो जाती है, सेक्शन 132 इसके बारे में बात करता है ना? 132, अब देखो 131 में हमने पढ़ा था जनरल पावर्स, 132 में आती है आपकी रेड, और 133 की सीरीज जो है उसमें आता है आपका कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ना, इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको फ्लो इसलिए चेंज कर दिया था, 131 के बाद पहले 133 कराया, फिर 132 कराया। वो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों कराया, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो रेड कर सकते हो ना, क्योंकि रेड के लिए आपको चाहिए रीजंस टू रेड, कुछ रीजंस चाहिए, है ना? अब रेड का सर्च और सीजर का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि सर्च एंड सीजर क्यों बोलते हैं रेड को। अब रीजंस क्या क्या चाहिए? रीजंस ये हो सकते हैं, क्या होएगा, ऐसे ऐसे गेट खटखटाएगा, नॉक करेगा कि खोलो खोलो मुझे रेड करनी है, तो सामने वाला वो एओ सॉरी एओ गेट खटखटाएगा, तो एसएससी बोलेगा क्यों आए हो, क्यों क्यों रेड करो? तो एओ बोलेगा हमने तुम्हें 141 में 142 सबसेक्शन 1 में नोटिस भेजा था कि अपनी बुक्स डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन भेजो, तुमने भेजी ही नहीं, तुम रिप्लाई नहीं करते हो, है ना? 131 1 में हमने तुम्हें समन दिया था और बोला था कि आओ, लेकिन तुम आए ही नहीं हो,
अच्छा 142(1) में एक डाउट आ सकता है आपको, आप कहोगे कि यार 142(1) में हमने तो पढ़ा था कि अगर वो रिप्लाई वगैरह नहीं करता है, कोऑपरेट नहीं करता है, तो फिर उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। सुनो 142(1) में बोलता है या तो रिटर्न ऑफ इनकम भरने के लिए बोलेगा, या फिर रिटर्न ऑफ इनकम भरी हुई है ऑलरेडी तो फिर बुक्स डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है। अगर बुक्स डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो फिर रिटर्न ऑफ इनकम में तो आपको कुछ इनकम दिख ही रही है, लेकिन आपको प्रूफ चाहिए थे, प्रूफ नहीं मिल रहे हैं, तो आपने तो भेजे नहीं है एसएससी ने, एओ खुद आ जाएगा घर में वापस उनको मांगने, है ना। रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी है तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता होएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे कि हमने तुम्हें समन भेजा था, समन भेजा, तुम आए नहीं। भाई तुम नहीं आए तो हम आ गए तुम्हारे पास, है ना, तुम हमारा चाय नाश्ता कराओ। या फिर अब वो हो सकता है ना, ये तो भेज दिया तो ऐसा हुआ, एसएससी कहेगा नहीं नहीं मेरे पे कोई नोटिस आया ही नहीं है, मेरे पे कोई नोटिस नहीं आया, ऐसे मैंने आया होता तो मैं रिप्लाई करता, बिल्कुल करता। तो एओ बोलता है अच्छा रिप्लाई करते जैसे 2 साल पहले किया था, जैसे पिछले साल भी किया था, कितने रिप्लाई किए थे हमें बताया। तो फिर इन्होंने कहा इसलिए हमने भेजा ही नहीं, क्योंकि हमें यकीन था कि तुम रिप्लाई ही नहीं करोगे या फिर आओगे भी नहीं, हम समझ भेजेंगे, क्योंकि तुम आते ही नहीं है, तुम्हारी आदत ही ऐसी, हमें यकीन था, तो इसलिए उन्होंने भेजा ही नहीं। भेजा और आए नहीं, और यहाँ रिप्लाई नहीं किया, या फिर नहीं भेजा क्योंकि उन्हें पता था कि आओगे ही नहीं, या फिर रिप्लाई भी नहीं करोगे। तो ये दोनों रीजन हो सकते हैं, ये रीजन टू रेड हो सकते हैं, बिना नोटिस भेजे भी रेड हो सकती है, ठीक है। या फिर उनको बिलीव है कि भाई तुम्हारे पास कुछ तो अनडिस्क्लोज्ड वैल्यूएबल एसेट है जो कि तुम डिस्क्लोज नहीं करोगे, और अगर तुमसे हम बोलेंगे भी डिस्क्लोज करो तो भी तुम डिस्क्लोज करोगे ही नहीं, तो हमें बिलीव है अनडिस्क्लोज्ड एसेट या इनकम आपकी है, ठीक है। अगर ये रीजंस आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा रीजन होता है, ये रीजन टू रेड होते हैं, ये रीजन ऐसा होता है, और किसको, बड़े बड़े 8 लोगों को लगता है कि हाँ ये रीजन एकदम वैलिड है, आपको रेड कर देनी चाहिए, तो अपने जूनियर्स को ये ऑथराइज करेंगे रेड करने के लिए, और उनको वारंट इशू करके दे देंगे कि ये लो वारंट, ये लेके चले जाओ रेड करने, और रेड मार के आ जाओ, सर्च करो, सीज करो और आ जाओ, और फिर असेसमेंट करेंगे इनका, फिर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाएंगे धर धर के, ठीक है। जब एओ आता है तो मन में गाना चलेगा उसके, वो धुरंधर का जो फेमस हो रहा है, आरी 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 है इनकम टैक्स की फौज आ रही। अरे यहाँ पे अभी देखो, ये 8 के 8 लोग अपना जूनियर्स को ऑथराइज कर सकते हैं, और तो और सुनो, इनके जूनियर्स होते हैं कौन, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर और ज्वाइंट डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर भी होता है लेकिन उसको यहाँ पे पावर नहीं दी गई है, एडिशनल डायरेक्टर को यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर और इन दोनों को पावर दी गई है। अगर वो एम्पावर्ड है सीबीडीटी से, सीबीडीटी ने डायरेक्ट इनको पावर दे रखी है कि पोस्ट पे तो है, इस पे पोस्ट इनकी ठीक है फिर भी जूनियर वाली है थोड़ी सी, लेकिन एओस में तो सीनियर ही है ना, पोस्ट इनकी फिर भी जूनियर है लेकिन एओ में सीनियर है, और उनको लगता है ये इतने काबिल हैं कि ये सही ही ऑथराइज करेंगे अपने जूनियर्स को रेड करने के लिए, गलत ऑथराइजेशन नहीं देंगे, तो सीबीडीटी इनको एम्पावर कर सकता है, तो ये भी अपने जूनियर्स को ऑथराइज कर सकते हैं रेड के लिए, और ये भी इश्यू कर सकते हैं वारंट को, ठीक है। अब जो ये ऑथराइज करने वाले लोग हैं इनको बोलते हैं ऑथराइजिंग ऑफिसर्स, और ये जो ऑथराइज होने वाले लोग हैं इनको बोलते हैं ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, जो कि जाके रेड करके आते हैं, ठीक है। अब ये वारंट जो आता है, एक चीज देखो, ये जो वारंट आएगा ना इसमें क्या क्या लिखा होता है, वारंट की मैं आपको कॉपी अगर आप मांगोगे मैं आपको भेज दूंगा एक, है ना, तो मैं अभी यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा सकता, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी इशू होता है ना। तो वारंट इशू करेगा, वारंट में क्या क्या होता है, डिटेल्स होती है वारंट की, वो सॉरी एसएससी की डिटेल्स होती हैं कि कौन एसएससी है, किसके ऊपर रेड करनी है, डेट ऑफ रेड होती है, कब डेट, किस दिन आपको जाके रेड मारनी है, किस दिन आपको रेड शुरू करनी है, कौन ऑथराइज्ड ऑफिसर है, कौन आएगा, तुम्हारा नाम और डेजिग्नेशन उस ऑथराइज्ड ऑफिसर है, यानी कि कौन आ रहा है भाई, वो रेड लेके वो वारंट लेके आएगा, कहेगा देखो नाम तुम्हारा लिखा है, तुम्हारे यहाँ आए हैं, प्लेस ऑफ सर्च लिखा है, ये लिखा है कि यहाँ पे रेड मारनी है तो हम आए हैं, डेट लिखी है देखो आज ही आए हैं, और कौन आया है ये देखो मैं ही आया हूँ, ये देखो मेरा आईडी कार्ड, ये देखो मेरा नाम और डेजिग्नेशन, इस पे भी लिखा है मैं ही रेड मारूंगा, मैं आया हूँ रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी फौज लेके आते हैं। अब ये बोलता है, ये तो चीजें वारंट में लिखी होगी, अब इसमें डेट ऑफ रेड जो है ये स्टार्ट के लिए है, भाई आज मैं आया हूँ, जाने की क्या है, ये जाने की कोई डेट नहीं होती, जाने के लिए कुछ पीरियड नहीं है कि 10 दिन रेड चलानी है, 30 दिन चलानी है, या 2 घंटा चलानी है, कुछ नहीं लिखा होता, भाई जितना टाइम लगेगा रेड करने में उतना लेंगे, है ना। तो एंड करने के लिए इन्होंने कोई डेट नहीं बोली हुई है, तो ये बोलते हैं जब भी एंड हो जाएगी, जब भी वो एओ एंड करेगा रेड को, तो उस दिन को बोला जाएगा लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन, यानी कि देखो ऑथराइजेशन स्टार्ट कब हुआ, जब वारंट में डेट लिखी है, वहां से लेके ये लास्ट डेट है जब रेड खत्म कर दी, उसके बाद सेम वारंट लेके, सेम ऑथराइजेशन लेके वो एओ या कोई भी जना उस एसएससी के पास नहीं आ सकता, नया वारंट लेके आते वो बात अलग है, लेकिन आप उस ऑथराइजेशन लेटर को लेके यानी कि उस वारंट को लेके आप नहीं आ सकते, ये लास्ट डे ऑफ ऑथराइजेशन माना जाएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अभी लास्ट डे ऑफ ऑथराइजेशन कब माना जाएगा, जब सर्च की, जैसे रेड करी, तो उस समय पंचनामा ड्रॉ होता है, जिस दिन भी रेड खत्म करते हैं ना पंचनामा ड्रॉ होता है, उसमें क्या होता है, उसमें फाइनलाइज करते हैं रेड को विटनेसेस के साथ, मतलब मैं एक बार समझा देता हूँ आपको,
इसमें क्या होता है, जो पंचनामा होता है वो आपका एक नोटिस की तरह, एक स्टेटमेंट की तरह होता है कि इसमें मुझे ये मिला, मैं ये सीज कर रहा हूँ, ये मिला तो इसको मैं बीम सीज कर रहा हूँ, इसको मैं अटैच कर रहा हूँ। वो ये शब्दों का मतलब आगे समझ में आएगा, है ना? वो मैं बताऊंगा आज ही लेक्चर में बताऊंगा कि भाई ये चीजें मिली, ये है। बेसिकली समराइज करते हैं रेड को कि रेड में क्या क्या हुआ, क्या क्या मिला, क्या क्या पाया, ठीक है। अब वो समराइज करेंगे उस उस पंचनामे में, उसमें साइन करेंगे, अपना करेंगे, असेसी का कराएंगे। अब असेसी बाद में पलट सकता है ना कि हम उससे तो जबरदस्ती करा लिया गया, है ना? असेसी ताकि बाद में ना पलटे कभी ऐसा। तो उसके लिए कुछ विटनेस भी रखे जाते हैं। विटनेस कौन हो सकते हैं? डिपार्टमेंट के होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंट को तो डिपार्टमेंट की तरफ है। असेसी के होंगे? नहीं, वो तो असेसी की तरफ है, बाद में पलट सकते हैं। तो विटनेस होंगे, जैसे कि आपके असेसी के पड़ोसी हो जाते हैं। इन जनरल मैं बता देता हूँ, वहाँ पे जहाँ पे भी रेड करी गई है, वहाँ के आस-पास के जो पड़ोसी होते हैं, उनको विटनेस बना लिया जाता है। कहा जाता है कि आप देखो हमें ये मिला है, बिल्कुल सही-सही लिखा है इस पंचनामे में, आप एक बार साइन करो एज़ अ विटनेस कि हाँ, ये पंचनामा एकदम ठीक ड्रॉन है। ठीक है? तो यहाँ पे जिस दिन पंचनामा ड्रॉ हुआ करा जाएगा, जिस दिन पंचनामा बनाया जाएगा, उस दिन वो लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन माना जाएगा। पंचनामा एक बार बन गया तो उसके बाद सेम वारंट लेके कोई भी आके आपके पास रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब अगर रिक्विजिशन होता है, ये रिक्विजिशन क्या है? शब्द सुना सुना सा तो लग रहा है, लेकिन है क्या? चलो पहले रिक्विजिशन समझा देता हूँ, फिर उसमें कब लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन होती है वो भी तो बता दूंगा। अब देखो रिक्विजिशन क्या होता है, सेक्शन 132 ए में, 132 में बोलता है रेड के बारे में, 132 ए में बोलता है रिक्विजिशन। ये थोड़ा सा छोटा होता है 132 से, है ना, लेकिन असेसमेंट इसमें सिमिलरली होता है। क्या होता है 132 ए याद रखने के लिए आप रखो, अलग डिपार्टमेंट से लो, अलग डिपार्टमेंट से लो। और होता भी अलग डिपार्टमेंट से, क्या अलग डिपार्टमेंट से क्या लो, अगर सेम रीजंस टू रेड, जो कि रीजंस ये रेड करने के लिए है, सिमिलर रीजंस टू बिलीव है, सिमिलर रीजंस की वजह से यही लोग जो आठों सीनियर्स हैं, ये 8 के 8 सीनियर्स जो रेड भी ऑथराइज कर सकते हैं, वो ऑथराइज करेंगे जूनियर्स को, यानी कि सारे के सारे एओज हैं ये, आप देखोगे तो ये सब के सब एओ को ये ऑथराइज कर सकता है। क्या कहेंगे ये इनको ऑथराइज करके, ये कह सकते हैं कि सुनो एक काम करो, जैसे जीएसटी वालों ने रेड करी तो अब हम क्यों दोबारा से रेड करें, एक काम करो उन्होंने रेड करी, मेहनत उन्होंने खाया, मेहनत उन्होंने करी, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, है ना। उनसे उनका काम जब हो जाए, उनसे कहते हैं ना ये डॉक्यूमेंट्स ना हमें भेज दो, ये बुक्स हमें भेज दो, ये एसेट्स हमें भेज दो, और हम भी उसका फिर असेसमेंट करेंगे जैसे कि हमने ही रेड कर लियो, ठीक है। तो ये होती है रिक्विजिशन, यानी कि वो ये आठों सीनियर्स अब एओ से बोलेंगे, अगर सेम रीजन टू बिलीव है जो कि यहाँ पे सारे हैं, उसी रीजन से बोलेंगे कि भाई तुम काम करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एसेट्स मंगा लो उस ऑफिसर से जो कि किसी और लॉ में रेड करके आया था, जैसे कि जीएसटी में मैंने जैसे एग्जांपल में बताया। और कब मंगाओगे यार, उनसे बोल दो, और जब भी उनका पर्पस फुलफिल हो जाए, उनकी रेड का असेसमेंट पूरा हो जाए, वो टैक्स वगैरह ले ले, जब उनका पर्पस फुलफिल हो जाए उसके बाद भेज देंगे। पहले तुम बजाओ फिर हम बजाएंगे, पहले जीएसटी वाले बजाएंगे फिर हम बजाएंगे, फिर हमसे कोई और मांग लेगा हम उसको भेज देंगे वो बजाएगा। भाई एक बार रेड हो जाती है एसएससी की, बचती चली जाती है, सारा पूरा खाली कर देते हैं एसएससी को, है ना, ठन ठन गोपाल कर देते हैं। तो अब देखो रिक्विजिशन का क्या है, ये 8 सीनियर जो थे, इन्होंने रिक्विजिशन के लिए ऑथराइज किया, तो जिस दिन किया वो तो ऑथराइजेशन डेट हो गई, उसके लिए इन्होंने ऑथराइजेशन लेटर दिया, वो तो डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑथराइजेशन हो गया कि भाई इस दिन ऑथराइज किया, तो भाई अब तुम उस एओ को, जिस एओ के पास अदर डिपार्टमेंट के, यानी कि जैसे जीएसटी के डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, वहां पे बोलते हैं पीओ होता है, उसको रिक्वेस्ट करो कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो मेरे को इसके डॉक्यूमेंट्स एसेट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेज देना। तो जब आप वो रिक्वेस्ट करोगे वो तो ऑथराइजेशन स्टार्ट है। लेकिन अब जब उसने बुक्स वगैरह भेज दी, जब उसने ये चीजें भेज दी, उस दिन तो खत्म हो गया ना काम, उस दिन इस ऑथराइजेशन का काम खत्म हो गया, आपके पास डॉक्यूमेंट्स एसेट्स और बुक्स आ गई हैं। फिर क्या काम है इस ऑथराइजेशन का, तो वही बोलता है रिक्विजिशन के केस में जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एसेट्स एक्चुअली रिसीव हो जाएंगे एओ के पास, उस दिन आपका ऑथराइजेशन का डेट खत्म हो जाएगा। आप वापस उससे नहीं कह सकते कि अरे दोबारा भेज दो और भेज दो, ये भेज दो, इसका भेज दो, उसका भेज दो, नहीं। एक बार आपको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गए हैं, उसके बाद आपका ऑथराइजेशन का डेट खत्म हो गया है, आप उसके बाद वापस से उस ऑथराइजेशन लेटर के बेस पे कुछ नहीं रिक्वेस्ट कर सकते, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोलता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या 3-4 चीजें थी, इसमें एक थी प्लेस ऑफ सर्च। अब प्लेस ऑफ सर्च के ऊपर भी एक कहानी है। वो क्या है, प्लेस ऑफ सर्च में देखो, प्लेस ऑफ सर्च जो लिखी गई है वहां तो जाके रेड करोगे करोगे, है ना, जरूरी नहीं एक ही जगह लिखी हो, 10 जगह हो सकती है, जितनी प्रॉपर्टी है जो पता है इनकम टैक्स वालों को रेड करेंगे। अब मान लो उनको बाद में पता चलता है कि यार कुछ और भी जगह है जहां पे हमें जाना पड़ेगा, जहां पे रेड करनी चाहिए, तो वो एक्सटेंड कर देंगे रेड को, अपनी सर्च को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये कॉल करेगा एओ, एओ अपने सीनियर को, कौन से सीनियर को, एओ जो है यहाँ पे अब इन्वेस्टिगेशन वालों को कॉल नहीं करेगा, सीनियर में सिर्फ और सिर्फ ये 4 जो सीनियर उनके होते हैं इन असेसमेंट विंग वाले, पीसीसी, सीसी, पीसी और सी, इनको ही कॉल करेगा और बोलेगा कि सर 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 दूसरे प्लेस पे भी जाना पड़ेगा यार, रेड करनी पड़ेगी वहां भी। तो ये बोलता है कि ठीक है चले जाओ, क्या दिक्कत है। अब लेकिन वो पूछता है कहाँ है वो दूसरी जगह, वो दूसरी जगह कहाँ पे है, तुम्हारी जुरिस्डिक्शन में है, जी हाँ है, तो जाओ चले जाओ। लेकिन अगर तुम्हारी जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो तुम कैसे जाओगे, उस जुरिस्डिक्शन के एओ को बोलो, जाओ उस जुरिस्डिक्शन के एओ को बोल के आओ
कि भाई जा चला जा रेड कर दे। तो फिर ये एओ कॉल रखेगा अपने सीनियर्स का, फिर से वापस से कॉल करेगा जो रेड करने गया, वो कहेगा उस ज्यूरिसडिक्शन के एक एओ से कॉल करके कहेगा कि सुनो हमारे हमने एक रेड कर रहे हैं, लेकिन उसमें पता चला कि हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी सर्च, लेकिन जो दूसरी जगह है वो मेरी ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं, वो तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि तुम्हारे अंडर में जो एरिया है, तुम जिसको कवर करते हो, तुम्हारी अथॉरिटी में है वो एरिया, है ना? तुम्हारे अंडर तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन में वो एरिया है, तो जाओ यार मेरी तरफ से उस पे सर्च करके आ जाओ और वहाँ पे जो भी मिले वो मुझे भेज देना, ठीक है? अब वो एओ बोलेगा कि यार मेरे पे भी तो काम है यहाँ पे, मैं क्या खाली बैठा हूँ, है ना? ऐसे ही तुम्हारे बोलने पे सर्च करने चले जाओ। सुनो एक काम तो मैं एक काम करता हूँ, अपने सीनियर से पूछ लेता हूँ एक बार, है ना? अपने सीनियर से अप्रूवल ले लेता हूँ, वो बोलते हैं कि जाओ रेड कराओ, तो ठीक है मैं रेड कराता हूँ, अगर वो अप्रूवल नहीं देते हैं तो फिर मैं रेड नहीं कर पाऊँगा। तो जो दूसरा ज्यूरिसडिक्शन का एओ है ना, इस कहानी से समझो कि दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के एओ को वापस से अपने सीनियर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिर्फ एक एओ के बोलने से, और उसके सीनियर ने बोल दिया, यानी जिस जगह रेड हो रही थी उस उधर के सीनियर ने बोल दिया कि ठीक है तुम जाकर रेड कर दो और दूसरे एओ को बोल दो वो कर देगा, तो इनके बोलने से काम नहीं चलेगा। जिस ज्यूरिसडिक्शन का एओ है उस ज्यूरिसडिक्शन के सीनियर्स, यानी कि उस ज्यूरिसडिक्शन के पीसीसी, सीसी, पीसी और सी को बोलना पड़ेगा कि ठीक है जाओ रेड कर दो एओ को, तभी जाके एओ जाएगा। भाई ऑब्वियसली वो अपने सीनियर को मानेगा ना, ठीक है वो सीनियर है लेकिन वो अपने घर का, यानी कि अपने एरिया का सीनियर है, वो हमारे एरिया का सीनियर नहीं है, तो ये दूसरा वाला एओ नहीं मानेगा। उसके बाद वो कहेगा मैं पहले अपने सीनियर से पूछ लूं। लेकिन मान लीजिए भाई कुछ डिले हो रहा है, ये सब पूछताछ में, ये अप्रूवल में अप्रूवल हो नहीं पा रहा, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो डिले हो रहा है, और ये डिले की वजह से किसका नुकसान होएगा? या डिले होएगा तो किसका नुकसान है? ऑब्वियसली रिवेन्यू का, यानी कि डिपार्टमेंट का नुकसान है, क्योंकि वो तो बंदा क्या करेगा, एसएससी तो वैसे तो कॉल जब्त फोन जब्त होता था, लेकिन कैसे भी करके उसने मैसेज भिजवा दी कि यार उस वाली प्रॉपर्टी से सामान गायब करवा दो, सारे एसेट्स गायब करा दो, छुपवा दो, तो वो क्या होएगा? छुप जाएंगे। तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें डिपार्टमेंट का नुकसान है। तो जब भी प्री जुडिशियल टू रिवेन्यू इंटरेस्ट के लिए होगा, वो डिले जो भी हो रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा भाई? एओ कहता है, उधर दूसरा वाला एओ का वापस से कॉल आता है अपने वाले एओ पे, कहता है कि यार अप्रूवल मिल नहीं पा रहा है, मैं कैसे जाऊँ, ऐसे नहीं जा सकता मैं, तो कल चले जाऊँ, कल मिल जाएगा अप्रूवल, कल वो आएंगे तो कल चले जाऊंगा। कहता है अरे पागल है क्या, रेड आज करनी है भाई, कल तक तो वो सब गायब कर देंगे, वो प्रॉपर्टी भी बेच बाच के खा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कल नहीं, कल नहीं, आज ही जाना पड़ेगा। तो चलो तुम नहीं जा पा रहे, कोई नहीं, मैं चले जाता हूँ। लेकिन जब भी इसको वापस से जाना होगा भाई, अब अपना एओ अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, तो फिर वो वापस से सीनियर को कॉल करके बताएगा कि यार सीनियर सर, देखो ये हुआ कि ऐसे दूसरा एओ को अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कैसे करूं, मैं चले जाऊं क्या उसकी जगह पे? वो नहीं जा पाएगा देखो। तो अगर वो नहीं जा पाएगा और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के प्रीजुडिशियल है, तो फिर ये बोलेगा, ये सीनियर्स बोलेंगे चल ठीक है तू चला जा, एक काम कर तू चला जा, एडिशनल अप्रूवल देता हूं मैं, है ना? मैं कह रहा हूं चला जा, मैं उधर के सीनियर से मैं बात कर लूंगा, तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अगर डिले हो रहा है प्रीजुडिशियल है इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में, तो फिर अपना ये वाला ओरिजिनल वाला जो एओ है वो भी जा सकता है दूसरे जुरिस्डिक्शन में, अगर उसके पास वापस से इस चीज का जाने का एक एडिशनल अप्रूवल मिल जाएगा सीनियर्स का। ठीक है, यहाँ पे ना मैं आपको इसलिए ही ये सब चीजें करा रहा हूँ इस तरह से, बिल्कुल कहानी के वे में, ताकि याद रहे ये चीजें, ठीक है? और ये बोलता है कि एओ को ना रीजंस डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, किस रीजन की वजह से बिलीव करते हैं कि रेड करना जरूरी है, ऑथराइज करिए रेड, और वारंट इशू किया है, वो रीजन डिस्क्लोज नहीं करना होता। ये तो मैंने एग्जांपल में बस डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ताकि आपको ये रीजन समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ऐसे बताया कि हाँ ये एसएससी पूछ रहा है, एओ जवाब दे रहा है, इस चीज के बारे में कोई जवाब देने की जरूरत है ही नहीं है। इसके बाद क्या बोलते हैं, ये वाला एरिया, ये वाली चीजें आपकी खत्म हो गई, चार्ट का इतना एरिया खत्म हो गया है। इसके बाद अब वो जब जाएगा, तो वहां पे जब रेड करने गए हो, तो कुछ तो तुम्हारे पास पावर्स होंगी ना, ऑब्वियसली तुम्हारे पास कुछ तो शक्ति होंगी ना, शक्तिमान हो तुम, है ना? कुछ तो शक्तियां होंगी तुम्हारे पास, कुछ तो पावर है, वो क्या पावर्स है तुम्हारे पास? ऑब्वियसली तुम सर्च करने गए हो तो सर्च करोगे, सर्च करने के लिए तुम्हें घुसना तो पड़ेगा ना, घुसोगे, एंटर करोगे और सर्च करोगे, कहाँ पे? बिल्डिंग में, ऑब्वियसली किसी बिल्डिंग में जाओगे, कोई जगह होगी, कोई व्हीकल भी हो सकता है, कोई वेसल हो सकता है, कोई एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है जहां पे आप सर्च कर सकते हो, और वो जगह जो होगी वो ऐसी होगी जहां पे आपको सस्पेक्टेड होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल मिल जाएगा। इन चीजों को ना मैं सबको आगे जाके एसेट्स ही बोलूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और एसेट्स, बस इतनी सी चीज है ना। तो कोई भी जगह ऐसी होगी जहां पे उन्हें लगेगा कि ये सब चीजें मिल जाएंगी, वहां पे वो जाके एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब मान लो वो खटखटा रहे हैं, खटखटा रहे हैं, कोई खोल ही नहीं रहा है, कोई घुसने नहीं दे रहा है, तो फिर क्या आएगा? बोले दया दरवाजा तोड़, है ना? वो दरवाजा तोड़वा देंगे, एंटर नहीं कर पा रहे हैं, सर्च नहीं कर पा रहे हैं, दरवाजा तोड़वाएंगे, ब्रेक ओपन द डोर, ठीक है? और मान लो वो वैसे तो बिल्डिंग में घुसे हुए हैं, लेकिन वहां पे एक संदूक रखा दिखता है। अब ये संदूक जो रखा दिखता है, इस पे लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, तो एओएसएससी से बोलता है कि भाई इसका चाबी लाओ, इसे खोलो, हमें छानबीन करनी है। वो कहता है नहीं नहीं, चाबी तो नहीं मिल रही है, हम नहीं देख सकते, चाबी चाबी मिल ही नहीं रही है, क्या करें? हम तो ढूंढ रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन चाबी नहीं मिल रही। कहता है कोई नहीं,
जैसे दरवाजा तोड़वाया ऐसे ही हम ये संदूक तोड़वा देंगे, वो बॉक्स तोड़ दो, वो सेफ तोड़ दो, वो अलमारी तोड़ दो, जिसकी भी चाबी नहीं मिल रही है, जो भी दरवाजा नहीं की चाबी नहीं मिल रही है, तोड़ दो, तोड़ फोड़ कर दो। यहीं पे पावर दी गई है तोड़ फोड़ करने की सब चीजों को। जैसे फॉल सीलिंग में आपको लगता है कि हाँ यार कैसे छुपाया हो सकता है, उसकी तो कोई चाबी है ही नहीं, उसमें तो कैसे एंटर करोगे, तोड़ना ही पड़ेगा ना, तोड़ दो। अब देखो आप जब घुसोगे एक बिल्डिंग वगैरह में कहीं पे घुसोगे, जब एंटर करोगे तो वहां पे आपको कुछ लोग भी दिख सकते हैं, सामान तो है ही, वो तो आपको देखना है, कुछ लोग भी होंगे तो आपको लोगों को भी सर्च करना है, उनकी भी तहकीकात करनी है। हो सकता है ना वो छुपा रहे हो, इसकी कौन से लोग जिन पे आपको शक हो रहा है कि यार इन्होंने कुछ तो बुक्स अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स या एसेट्स को सीक्रेटेड किया यानी कि छुपाया है। भाई हो सकता है ना सोना है तो भाई जेबों में छुपा लिया है ना, कहीं भी छुपा लिया, मुंह में रख लिया है, और कहाँ कहाँ रख मतलब आपको पता होगा भाई कैसी कैसी न्यूज आती है कि कहाँ कहाँ पे सोने छुपा रखे हैं। तो आपको अगर ए को लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स ऐसे छुपाई गई हैं, तो फिर उन लोगों की भी सर्च करेगा, उन पर्सन्स को भी सर्च करेगा। अब वो पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, एक तो सस्पेक्ट तो बोला गया, लेकिन पर्सन दिखेंगे कहां से, जो अंदर हैं, जहां तुम गए हो वहां पे हैं, या ऑथोराइज टू बी इन, यानी कि मान लो आप एक कैबिन में घुसते हो, वहां पे एक मैनेजर का नाम लिखा है कि ये मिस्टर ये मिस्टर वाई मान लीजिए यहाँ पे मैनेजर है, लेकिन वो आज आए ही नहीं है, वो है नहीं, तो यार ये कैबिन उनका है, वो ऑथोराइज है इस बिल्डिंग में आने के लिए, वो ऑथोराइज टू बी इन है, वो आया नहीं है, दिखा रहा ऐसा लग रहा है कि नहीं आया, या जो भी है असलियत में भी नहीं आया, तो उसको बुलाया जा सकता है और उसको भी सर्च किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑथोराइज टू बी इन है, उसकी ऑथराइजेशन है कि वो यहाँ आए। जो पर्सन ऑलरेडी इन है, या वो ऑथराइज है टू बी इन, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो अंदर था और वो भाग रहा है, वो गॉट आउट, जो भाग रहा है, जा रहा है, या तो फिर उसको भी सर्च करोगे। और अगर आपको आपका सस्पेक्ट ठीक हो जाता है, एकदम सही हो जाता है, अगर आपको मिल जाता है कि हाँ कोई एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स थे जो कि वो पोजीशन में थे उस पर्सन के, तो फिर उसको एग्जामिनेशन ऑन ओथ करोगे। एग्जामिनेशन ऑन ओथ यानी कि उसकी चीजें रिकॉर्ड करोगे और उसकी बातों को रिकॉर्ड करोगे, और उसको कोर्ट में उसके अगेंस्ट में भी, उसके यानी कि असेसी के अगेंस्ट में भी यूज किया जा सकता है कि यस ये एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स पोजीशन में फाइंड करे गए थे, ठीक है। तो ये सब पावर्स होती हैं। अब एक चीज बताओ, ये तोड़-फोड़ करी। हाँ, एक चीज और है कि अब आजकल बुक्स जो है वो फिजिकल तो होती नहीं है ना? ई-बुक्स होती हैं, तो ई-बुक्स के केस में पासवर्ड भी माँग सकते हो। ऑब्वियसली पासवर्ड ही माँगोगे, उसको ब्रेक ओपन तो कर नहीं सकते। यार लैपटॉप में घुसा मार दिया, ले लैपटॉप तोड़ दिया। अरे लैपटॉप टूट गया ना, अब क्या मिलेगा? हार्ड डिस्क तोड़ोगे? अरे तोड़ के थोड़ी ना कुछ मिलेगा, उसमें पासवर्ड चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे भी यही चीज है, ब्रेक ओपन कर सकते हो। मान लो पासवर्ड देता नहीं, कहता भूल गए, ये वो नहीं हो रहा। तो भाई साहब ब्रेक ओपन तो नहीं कर सकते, लेकिन हैक करवा लो हैकर को बुलवा के, और वो बुक्स खुलवा सकते हो आप, ठीक है? अब मान लो ये सारी तोड़-फोड़ करी, बहुत कुछ तोड़ेंगे-फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, तो नुकसान हो गया, है ना? अब नुकसान तो होता ही है, लेकिन यार नुकसान तो वो होएगा ही। अरे तुमने छुपाया है, तुम्हारी सज़ा है वो नुकसान। लेकिन इन केस या कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ तुम्हें सर्च करने में मिला ही नहीं, सीज़ ही नहीं कर सके, तुम्हें कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिली ही नहीं यार, सारा नंबर 1 का था। तो तुमने तो यार ठीक इंसान, अच्छे इंसान का भी नुकसान कर दिया। तो अगर तुम ऐसा करते हो, कोई नुकसान होता है और कुछ मिलता भी नहीं है रेड में, तो फिर वो बंदा कंपनसेशन मांग सकता है अपने नुकसान का, और किससे मांगेगा? वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, कहेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले से बोलो मेरे को मेरा नुकसान करके खाया, मेरे को कंपनसेशन चाहिए। तो एचसी उसको कंपनसेशन अवार्ड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो मैंने इतना बढ़िया चार्ट बना के पूरा ना एसेट और बुक्स उनके लिए अलग-अलग कैसे-कैसे क्या-क्या ट्रीटमेंट होता है, किस-किस टाइप के एसेट्स के लिए, किस-किस बुक्स के लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट होता है, किस कंडीशन में, उन सबको एक फ्लो दे दिया है यहाँ चार्ट में। आप देखोगे, ये देखो, सब कुछ एक फ्लो में दे दिया है, सारा फ्लो समझा दूँगा। बट सही बताऊँ, ये आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है और था भी, लेकिन इसको बहुत सिंपल कर दिया है यहाँ पे, तो आपको चार्ट रिवाइज़ करना ही पड़ेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एसेट्स की। अगर हम एसेट्स की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो एसेट्स का आप नोट बना सकते हो, जो कि मैंने बताया था, स्टेटमेंट बना सकते हो क्या क्या एसेट्स है ना। नोट तो बना ही सकते हो साथ में यहाँ पे, क्योंकि ये सर्च एंड सीज करने आए हो, तो आप सीज भी कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है ना, सीज कर सकते हो। एसेट्स में यार, एसेट्स में एक स्टॉक इन ट्रेड भी तो आता है। अब यार उसका स्टॉक इन ट्रेड ही सीज कर लोगे तो उसका तो धंधा ही बंद हो जाएगा, उसका धंधा क्या करेगा वो? तो तुम ये टैक्स लेने गए हो, धंधा बंद करने नहीं गए हो, तो आप स्टॉक इन ट्रेड को कभी भी सीज नहीं कर सकते, कैंट सीज, डीम सीज नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते। इन दोनों शब्दों का मतलब अभी आपको बस 10 मिनट के अंदर अंदर सब समझ में आ जाएगा। ये तो नहीं कर सकते हो, तो एसआईटी को आपको वहीं की वहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि है तो ये एसआईटी ना, तो नोट तो बना ही सकते हो, तो ए नोट तो बना ही सकता है कि क्या है, कितना है, वो चीजें बना सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन में काम आता है एसआईटी भी, है ना। बट सीज नहीं कर सकते यार, उसका धंधा नहीं बंद करना है। वैल्यूएबल, अब एसआईटी के अलावा बाकी जो भी एसेट है, जो भी वैल्यूएबल्स में आती है, अगर वो प्रैक्टिकेबल टू सीज है, यार आप सीज कर सकते हो, करो ना सीज। लेकिन अगर आप सीज नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? कोई पिट्टी-पिट्टी कर देगा आपके वहां पे, अरे भाई पागल हो गया। सीज नहीं कर सकते हो, अगर आप वो सीज नहीं कर सकते किस रीजन से? सीडब्ल्यूडीवी रीजन से। सीडब्ल्यूडीवी यानी कि
कैरेक्टरिस्टिक, वेट, डेंजरस नेचर और वॉल्यूम, यानी कि कोई कैरेक्टरिस्टिक उसका ऐसा है कि आप इस वजह से उसको उठा नहीं सकते, लिक्विड है, कैसा है, मतलब वो चीज ऐसी है या नहीं ले जा पा रहे हो किसी रीजन से। वेट ऐसा इतना भारी है, कौन उठाएगा। ये डेंजरस नेचर है, लेके तो चले जाओगे लेकिन लेके जाते जाते में वहां पे रखा रहेगा, कोई ऐसा केमिकल है आपको आपको ही हार्म कर देगा, इतना डेंजरस है, तो नहीं नहीं नहीं, मत लेके जाओ, वहीं छोड़ दो, है ना। और वॉल्यूम, मतलब वेट की तरह से यही है, मतलब एक तो वेट हो गया, वैसे उठा पा रहे, वॉल्यूम नहीं बड़ा इतना है, कुछ है तो वही वो नहीं ले जा सकते आप, वहीं छोड़ दो। छोड़ दो तो सीज नहीं होएगा। ओ भैया बढ़िया है, तो मतलब चीज छोटी छोटी चीजें होंगी, बड़ी बड़ी सारी चीजें, प्लांट मशीन वगैरह इस टाइप की चीज तो सीज ही नहीं हो सकती। ए पागल हो गया, सुन लो। अगर यार सीज नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिकेबल नहीं है सीज करने का इन रीजन की वजह से, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो क्या होगा, ये एक ऑर्डर देगा, वो वहीं बैठे बैठे एक ऑर्डर दे देगा, क्या बोलेगा, कहेगा कि सुन ले एसएससी, ये कुछ भी ना रिमूव नहीं होना चाहिए, ये मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये चीजें हैं और इस पे एक ऑर्डर दे रहा हूँ, उसमें भी ये सब चीजें नोटेड है, क्या क्या है, ये चीजें यहाँ से हट नहीं जानी चाहिए, कहीं भी नहीं चली जानी चाहिए, अगली बार जब आएंगे कभी आ गए, आएंगे इन सेंस कब, भाई असेसमेंट आएगा, अब सीधा असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा कि भाई ये चीजें मिली हैं और इसके बेसिस पे आपका असेसमेंट ऑर्डर आ गया। जब वो आ जाएगा तो तुम उसके ऊपर चैलेंज करोगे कि ये नहीं, ये तो नहीं था, ये तो एसेट था ही नहीं, हमने देखो यहाँ नहीं है, रिमूव कर सकते हो, तुम हटा सकते हो, ताकि बाद में अब झगड़ा कर सको कि एसेट हमारा था ही नहीं, ये झूठ झूठ बोल रहे हैं, गलत असेसमेंट है, ऐसा करके ऑर्डर देते हैं। हटा मत देना, रिमूव मत कर देना, और तो और तुम ये कहो कि मैंने तो हटाया नहीं है, मैंने तो बेच दिया, बेच दिया, तो बेच भी नहीं सकते, कोई डील नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, या कह दो कि भाई उसको चार्ज पे रख के, उसको गिरवी रख के आपने लोन ले लिया, कुछ नहीं यार, उससे कुछ नहीं कर सकते, ये रखा यहाँ है, तुम्हारी जगह यूज हो रही है, लेकिन माना जाएगा कि डिपार्टमेंट कब्जे में है फिलहाल के लिए, है ना। तो ऐसा ऑर्डर दे सकता है, लेकिन हाँ अगर आपको हटाना है, डील करनी है, बहुत जरूरी है करना, तो यार आप विदाउट परमिशन नहीं कर सकते हो, बट आप परमिशन ले लो और कर लो, एओ से परमिशन लो कि यार ऐसा ऐसा करना है, मुझे ट्रांजेक्शन करनी है, मुझे हटाना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप प्लीज मुझे परमिशन दे दो, वो कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या ना, अगर प्रैक्टिकेबल टू सीज नहीं है, उसका रीजन सीडब्ल्यूडीवी है, तो उस केस में इसको बोलते हैं डीम्ड या कंस्ट्रक्टिव सीजर, ठीक है, डीम्ड सीजर बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव सीजर यानी कि सीज करा है, सीज एक्चुअल करना कि भाई मैं ले गया सीज कर लिया, या फिर सीज करा है लेकिन वो रखा तुम्हारे पास है, तुम्हें दिखेगा, लेकिन है तो वो सीज ही, नाम में क्या रखा है, काम से जानो, ठीक है, वो सीज ही माना जाएगा, और इसको कंस्ट्रक्टिव सीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन रीजन के अलावा कोई भी और रीजन होते हैं, कुछ भी और रीजन, रीजन स्पेसिफाई नहीं करे, कुछ नहीं लिखा बुक में, या कोई एग्जांपल नहीं लिखा, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है इसके ऊपर अब तक, लेकिन कुछ भी अदर रीजन होता है इन केस, है ना, अगर कोई अदर रीजन होता है, तो उस केस में आप प्रोहिबिटरी ऑर्डर या फिर ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट दे सकते हो। डीम्ड सीजर तो इसी केस में होगा, लेकिन इस केस में प्रोहिबिटरी ऑर्डर, असर सेम है। जब असर सेम है तो नाम क्यों अलग है, नाम में क्या रखा है, काम में काम से जानो, सुनो, नाम इसलिए अलग है क्योंकि काम थोड़ा सा डिफरेंट है, असर सेम है, इफेक्ट सेम है, लेकिन इफेक्ट की टाइमिंग गलत अलग है। यहाँ पे डीम सीजर की कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक रेड का काम खत्म नहीं हो जाएगा, असेसमेंट नहीं हो जाएगा। रेड जो होती है उसमें एविडेंस मिलता है, एविडेंस जो मिलता है उसके बेसिस पे असेसमेंट होता है, तो जब तक वो काम सारा नहीं खत्म हो जाएगा तब तक तो ये सीज रख सकते हैं एसेट्स को। लेकिन इन रीजन के अलावा किसी और रीजन से अगर सीज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 60 दिन तक ही, जब भी ऑर्डर दिया 60 दिन तक ही वो सीज रहेगा, यानी प्रोहिबिट रहेगा। उसके बाद 60 दिन के बाद अगर ऑर्डर हटाया नहीं गया है तो भी वो विदाउट परमिशन डील कर सकता है, रिमूव कर सकता है ऐसे, ठीक है, 60 दिन के लिए ही ये ऑर्डर वैलिड होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बुक्स पे। बुक्स के केस में हम देखते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली बुक्स को इंस्पेक्ट करेगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालेगा, कॉपी कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ये तो सिंपल सी चीज है। बुक्स को सीज भी कर सकता है, बुक्स ले जा सकता है, ठीक है। अब बुक्स ले जा सकता है तो ले जा, नहीं ले जा सकता किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से, इसमें रीजन बाइफरकेट नहीं करे हैं जैसे कि एसेट में किया है। अगर नहीं ले जा सकता है तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि सुनो, प्रोहिबिटरी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट दे दो, और ये भी 60 दिन के अंदर, मतलब सिमिलर ऑर्डर है। एसेट जो सीडब्ल्यूडीवी के अलावा किसी रीजन से होते हैं, जो कि नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज है, और बुक्स भी जो नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज है एनी रीजन की वजह से, तो उस केस में आपका 60 दिन के लिए आप ऑर्डर दे सकते हो कि इसको रिमूव मत करना और इसके साथ डील मत करना मेरी परमिशन के बिना, ओके। इसके बाद अब अगर ये प्रैक्टिकेबल टू सीज है, इन केस ये प्रैक्टिकेबल टू सीज है तो सीज कर लो, ऑब्वियसली बात है, कर लो, क्या दिक्कत है ना। अब करोगे सीज तो उस केस में कब तक कर सकते हो, मैंने बताया था ना, रेड होता है, एविडेंस मिलते हैं, रेड के बाद एक असेसमेंट होता है, तो असेसमेंट जब खत्म हो जाता है उसके बाद हम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं और फिर रिकवरी करते हैं असेसी से। अब एक चीज समझो, जब ये असेसमेंट हो गया, जब टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिटरमाइन हो गए कि कितने लगने हैं, तो जब ऐसा हो गया, तो जब असेसमेंट हो गया, उस असेसमेंट के होने के एंड ऑफ मंथ से 1 महीने तक ही सीज कर सकते हो, उसके बाद आपको वापस देना होगा। लेकिन अगर और भी कुछ काम है, मान लो एक एंड ऑफ मंथ के बाद 1 महीने में भी आप नहीं दे पा रहे हो इन केस, तो फिर क्या होगा, तो फिर मैक्स 30 डेज मैक्स 30 डेज तक आप एक्सटेंड करवा सकते हो अपने 8 सीनियर से बोल के कि यार मेरे को ये काम है, रीजन दोगे उनको, रिटर्न में रीजन देना पड़ेगा
उनको रीजन वगैरह दोगे और अप्रूवल दोगे कि सर मेरे को ना बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो पीरियड, मैं काम, मेरे को कुछ काम रह रहा है, मेरे को वो करना है, और वो मैक्स 30 डेज तक लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसके ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, अगर उससे ज्यादा एक्सटेंड कर दिया तो फिर क्या होगा? अब देखो कितने दिन हो गए। अब इसके लिए ये चीज समझो, फ्लो। रेड हुई, रेड जिस दिन हुई, असेसमेंट में पहली बात बहुत टाइम लगेगा, फिर असेसमेंट हुआ, उसके बाद भी एंड ऑफ मंथ से 1 महीना और रखा, और तो और 30 दिन का एक्सटेंशन भी ले लिया, फिर भी नहीं दे रहे हो। उसके बाद भी यार तो कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब इतने टाइम के बाद भी नहीं दे रहे हो तो यार एसएससी परेशान हो जाएगा, वो जिसकी बुक्स है ना वो बंदा परेशान हो जाएगा कि यार मेरे को बुक्स दो, ऐसा इतने टाइम तक चीज नहीं कर सकते हो। अगर 30 दिन से भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया ना तब भी नहीं दे रहा, तो फिर वो जिसकी बुक्स है वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन करेगा, सीबीडीटी को कहेगा, शिकायत कर देगा कि देखो तुम्हारे ये एओस कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप इनको डांट लगाओ, तुम्हारे जो ये सीनियर्स है ना डिपार्टमेंट में ये बहुत परेशान कर रहे हैं, ये 30 दिन से ज्यादा एक्सटेंड कर दिए हैं, बहुत टाइम से बुक्स इनके पास रखी है, असेसमेंट भी हो गया, मैंने टैक्स भी पे कर दिया, सब कुछ कर दिया, सीबीडीटी प्लीज 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 मेरी बुक्स रिलीज करा दो। तो सीबीडीटी इस केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देगा एप्लीकेंट को, और उसकी बातें सुनने के बाद उसको जैसा ठीक लगता है कि बुक्स दे देनी चाहिए या बुक्स नहीं देनी चाहिए अभी, तो उस हिसाब से वो ऑर्डर कर देगा, दे देगा जैसा भी उसका ठीक लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यार मैंने बताया ना ये इतना टाइम लग गया, इतने लंबे समय की चीज है, तो ड्यूरिंग द टाइम भाई काम थोड़ी ना बंद कर देगा। अब किसी से पैसा लेना है, कोई क्रेडिटर है, डेटर है, कुछ देना लेना है, तो यार उसको अकाउंट्स देखने हैं ना, अकाउंट्स क्यों बनते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स हिसाब करने के लिए बनते हैं। अब उसको हिसाब करना है भाई, डेटर से पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, कितने देने हैं, क्या परचेज करी, क्या सेल करी, क्या प्रॉफिट है, क्या डायनामिक्स चल रहे हैं बिजनेस के, तो वो जानने के लिए बुक्स देखनी पड़ेगी। तो अगर आजकल तो वैसे देखो फिजिकल कॉपी होती नहीं है, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होती है, उसकी कॉपी बन जाती है, वो कॉपी ले जाते हैं अपनी जो भी फाइल्स होती है उसकी कॉपी बना के ले जाते हैं, तो एसएससी के पास रहता ही है डॉक्यूमेंट्स उसका। लेकिन बट फिर भी ये प्रोविजन पुराने बने हुए हैं, तो ये लिखा हुआ है कि अगर पर्सन को देखना है, मान लीजिए फिजिकल है वो ले गया, अगर पर्सन को देखनी है अपनी बुक्स को हिसाब देखना है, तो रिक्वेस्ट करेगा ऑथराइज्ड ऑफिसर से जो उसकी बुक्स लेके गया, उससे रिक्वेस्ट करेगा सर प्लीज मेरे को देखने तो दो, आप रखो अपने पास, बस मुझे देखने तो दो, मुझे ये चीजें देखनी है, मेरे को देखने तो दो, मैं धंधा कैसे करूंगा ऐसे। तो फिर वो बोलेगा, अच्छा ऑथराइज्ड ऑफिसर उसको टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, कहेगा इस टाइम इसी इसी टाइम इसी जगह आ जाइयो और मेरे सुपरविजन में देख जाइयो, है ना, ये टाइम देगा, जगह बताएगा, कहेगा आओ और मेरे ही सुपरविजन के अंडर में आप बुक्स को देख सकते हो, कॉपी ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो और एसएससी लेके चले जाओ, अभी ये बुक्स रहेंगी हमारे ही अंडर में, मेरे सुपरविजन में देखोगे तुम उनसे प्रोजेक्ट। और अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर खुद नहीं आ पाया उस दिन सुपरवाइज करने के लिए या किसी रीजन से बिजी है वो सुपरवाइज नहीं कर पा रहा, तो वो डिपार्टमेंट की किसी अदर पर्सन को अपॉइंट कर देगा, है ना, और वो बंदा देखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या होता है, ये आपका सब पूरा चार्ट देखो यहाँ पे खत्म हो गया, ये पूरा चार्ट यहाँ पे कवर हो गया, बस एक चीज रह गई है, वो क्या है कि देखो अब जब रेड होती है ना, तो रेड के टाइम पे एक चीज और होती है, बुक्स एक तो एक बंदे की मिलेंगी, या हो सकता है ना किसी और की मिल जाए, किसी अदर पर्सन की मिल जाए, क्या होएगा उसके ऊपर भी असेसमेंट कर देंगे, उसके ऊपर भी रेड मार सकते हैं। आपने पढ़ा होगा नेटवर्क रेड्स होती हैं भाई, एक बंदा होता है उसको उसको देख के उसके और जनों के ऊपर भी रेड हो जाती है, उसको देख के और जनों के ऊपर हो जाती है, जैसे पूरा नेटवर्क बन जाता है। और आपके आसपास किसी के ऊपर रेड हुई, आप उससे डीलिंग कर रहे हो ना, तो फिर आपके ऊपर भी रेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि कुछ बुक्स मिली हैं जो किसी और पर्सन के, तो रेड कर दो, लेकिन यार वो पर्सन तो दूसरे जुरिस्डिक्शन में है, मैं कैसे जाके रेड कर दूं, एओ कैसे जाके रेड कर देगा? तो फिर क्या होगा, एओ के पास कुछ दिन दिए जाते हैं, कितने 60 दिन दिए जाते हैं फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन, जिस दिन रेड खत्म हुई है, जिस दिन रिक्विजिशन खत्म हुआ है, उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर एओ को वो भेजना होगा दूसरे जुरिस्डिक्शन वाले एओ को, क्योंकि उस तुम नहीं कर सकते रेड, तुम नहीं कर सकते असेसमेंट, तो उसके वाला एओ करेगा। ठीक है, तो तुम्हें भेजना ही होगा दूसरे एओ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ मैंने बताया था कि कोई भी एसेट अगर प्रैक्टिकेबल टू सीज नहीं है सीडब्ल्यूडीवी के रीजन से, तो उसके ऊपर डीम्ड सीजर का प्रोविजन लगता है, उसके उसको डीम सीज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब मान लीजिए, एक मैं बताऊं, एक तो होता है डीम सीजर, एक होता है ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट जो भी पढ़ाया था वहीं पे, एक होता है प्रोविजनल अटैचमेंट। अरे कितनी टर्म्स है, कितनी चीजें, कितने सेक्शंस प्रोविजन है, परेशान हो गए। सुनो, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, जब मैं इतना अच्छा डिफरेंशिएशन बता के आपको हर चीज समझाता हूँ, तो फिर क्या डरना व्हेन आई एम हियर, है ना। तो यहाँ पे देखो डीम सीजर अगर होता है, तो डीम सीजर पहले रिवाइज करवा देता हूँ। डीम सीजर क्यों होता है यार, एसेट्स को आप लेके तो नहीं जा सकते, आप वहीं रखते हो, और क्यों उस एसेट के ऊपर आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कैलकुलेट करने दो, असेस करने का यहाँ पे पर्पस होता है। और टाइम ऑफ सीजर कब होता है, जब रेड कर रहे हो तभी तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग सर्च आप करोगे, पीरियड कुछ नहीं होता, बताया था कोई टाइम लिमिट नहीं है। एसेट कौन सी एसेट हो सकती है, जो
एओ को लगता है कि यार ये तो अनडिस्क्लोज्ड वैल्यूएबल एसेट हो सकती है, ड्यू टू सीडब्ल्यूडीवी रीजंस मैं ले जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये अनडिस्क्लोज्ड है, तो मैं यहाँ पे डीम सीज कर दूंगा। ये एसेट्स होती हैं। अप्रूवल, किसका अप्रूवल चाहिए? कोई अप्रूवल नहीं चाहिए भाई। ये जब सर्च सीजर करने आया है तो अच्छे अच्छे लोगों को ऑलरेडी अप्रूवल लेके आया है, तो उसमें सर्च एंड सीजर का अप्रूवल है, तो सीजर का अप्रूवल है तो डीम सीज के लिए अलग से थोड़ी ना मांगेगा अप्रूवल, तो कोई अप्रूवल की यहाँ पे एडिशनल जरूरत नहीं है। अब प्रोविजनल अटैचमेंट क्या है? देखो, डीम सीजर और ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट, उनका पर्पस यही है कि उन्हें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी असेस करनी है। अब कोई डीम सीजर किया है ना, उसके बाद क्या होएगा? एसेट टैक्स निकाला, अब टैक्स मांगा, एसएससी से टैक्स मांगा, एसएससी दे ही नहीं पा रहा। अगर एसएससी टैक्स नहीं दे पाता तो जो उनके पास सीज्ड एसेट्स होती हैं उसको भी वो ले जाते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको बेच देते हैं, और बेच के जो भी रुपए आते हैं उससे अपना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वसूल कर लेते हैं। वो कर सकते हैं, उनके पास पावर है, सीजर का मतलब ही यही है ना। तो यहाँ पे ये तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, सीज तो सिर्फ वही एसेट करोगे ना जो कि अनडिस्क्लोज लगती है, लेकिन अगर कोई तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल पक्का है कि डिस्क्लोज्ड है, ये तो नंबर एक के पैसों से है, इसके ऊपर ऑलरेडी पूरा पूरा टैक्स भरा हुआ है, तो इसको कैसे सीज करोगे? कर ही नहीं सकते। बट फिर भी आपको लगता है कि यार ये जो सीज कर रहा हूं ना एसेट, इनकी वैल्यू होगी, इस पर टैक्स निकलेगा, सबको निकलेगा, लेकिन इसको मैं बेच नहीं पाऊंगा, मैं बेच के इससे पैसा नहीं वसूल कर सकता। तो मेरे को लगता है ये जो नंबर एक की एसेट्स रखी है, ये जो एसेट्स रखी है, इन्वेस्टमेंट रखी है, कुछ भी चीज रखी है नंबर एक की है, तो मैं इसको प्रोविजनली अटैच कर लूंगा। यानी कि मैं कहूंगा देखो ये है तुम्हारे पास, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल के कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, इसका तुम कुछ नहीं करोगे, अभी मत छेड़ना इसको। क्यों? क्योंकि जब असेसमेंट हो जाएगा तो मुझे लगता है तुम मेरे को टैक्स नहीं दोगे, तो मैं इसको बेच दूंगा और उससे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वसूल कर लूंगा। ये मैं इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए ही करता हूँ, ये प्रोविजनल अटैचमेंट। मैं यानी कि मैं नहीं करता, मैं तो सीए हूँ ये ईओ करता है ना। कब कर सकते हैं? टाइम ऑफ सीजर कब होता है? देखो, ड्यूरिंग रेट भी लग सकता है कि यार ये एसेट रख लेना चाहिए, हमें अटैच कर लेना चाहिए। अटैचमेंट का मतलब मैंने समझा दिया, ये अटैच कर लेना चाहिए। या हो सकता है ना बाद में एक बार जाएंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, जब 60 दिन तक देंगे तो तब तक लग सकता है कि यार ये एसएससी थोड़ा बदतमीज है, ये पैसा खा जाएगा, ये टैक्स वगैरह कैलकुलेट करवा देगा, फिर कहेगा ठंडन गोपालू मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे से कैसे लोगे? तो फिर इस केस में क्या होगा, यहाँ पे बोलेंगे कि अगर आफ्टर रेट भी उन्हें ऐसा लगता है तो 60 दिन के अंदर अंदर वो फिर भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और कब तक करेंगे? डीम सीजर की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट के 60 दिन बोला गया था, और इसमें बोला गया है 6 मंथ तक कर सकते हैं। जब भी ऑर्डर दिया अटैचमेंट का, उससे 6 मंथ तक इसको अटैच कर सकते हैं। और एसेट की बात करी जाए तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अमाउंट तो भाई किसी से भी रिकवर कर लो, अमाउंट तो आप जो सीज्ड है, अनडिस्क्लोज है, उससे भी कर सकते हो, और जो आपका रिकवर करना है आपको डिस्क्लोज्ड एसेट से भी, कि भाई डिस्क्लोज है लेकिन अमाउंट रिकवरी तो कर ही सकते हैं ना, वो अलग हक है। देखो, एसेट डिस्क्लोज होना और उस पर टैक्स ना बनना वो अलग चीज है, और एसेट डिस्क्लोज होकर भी उससे टैक्स वसूल करना वो अलग चीज है। टैक्स उस एसेट के ऊपर नहीं है, टैक्स अनडिस्क्लोज पे है, लेकिन वसूल हम इससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं, ये बोलता है कि अमाउंट तो रिकवर कर ही सकते हैं ना डिस्क्लोज एसेट से, क्या ही दिक्कत है? तो फिर यहाँ पे बोलता है कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है। ठीक है, अप्रूवल की बात करी जाए तो यार यहाँ पे तो चलो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि सीज करने गए हो, अटैच करने थोड़ी ना गए हो वहां पे चीजों को, तो अटैच करना अलग चीज है। देखो, रेड होना, फिर उसके बाद असेसमेंट होना, फिर उसके बाद टैक्स की रिकवरी के लिए कुछ करना, वो अलग अलग चीजें हैं। तो ये तो असेसमेंट के भी बाद का प्रोसेस है की रिकवरी करने का, तो वो उसके बेसिस पे, उसके लिए अगर आपको अटैचमेंट करना है तो यहाँ पे एक, जब इतने बाद की चीज है तो उसके लिए एक और आपको रीजन देके अपना एक और अप्रूवल लेना होगा। क्या? किससे? ये सारे के सारे तो सीनियर लग रहे हैं, चारों सीनियर इन्वेस्टिगेशन विंग के। हाँ, असेसमेंट विंग वालों का काम है कैलकुलेट करना, वो रिकवरी वगैरह इतनी नहीं देखते, वहां पे असेसमेंट विंग में सिर्फ टीआरओ है जो रिकवरी देखता है, बाकी लोग नहीं देखते, वो कहते हैं ये असेस हो गया, हमें नहीं पता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग वालों का काम बहुत अलग टाइप का होता है, उनका रूटीन वर्क नहीं होता वो। तो ये बोलता है एओ जाके कि ये देखो, इन लोगों को तो पता नहीं है असेसमेंट विंग वालों को, आप तो जानते हो, आप तो इन्वेस्टिगेशन विंग के हो, आप तो जानते हो, आपको पता है कि एसएससी कैसा हो सकता है, ये मार सकता है ऐसे पैसे, तो सुनो मेरे को यार एक अप्रूवल दे दो, मैं अटैच कर देता हूँ इनकी प्रॉपर्टी 6 महीने के लिए। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो एसआईटी है, मैंने ऊपर भी बताया था, स्टॉक इन ट्रेड तो कभी भी सीज भी नहीं हो सकता और अटैच भी नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यार धंधा नहीं बंद करवाना है उनका, धंधा चलते रहना चाहिए, तभी तो टैक्स मिलेगा, तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। फिर इसके बाद क्या बोल, यहाँ पे चलो मैं ये खत्म करता हूँ अभी ये वाला लेक्चर, इसके बाद बस एक चीज और समझो। ठीक है, बस यहीं खत्म करते हैं अभी फिलहाल के लिए, कल वाले लेक्चर में करेंगे। बस इसके ऊपर जो 2-3 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आता है, ये बोलता है डीजीआईटी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अनअकाउंटेड कैश है 50 लाख रुपीस का, और वो ऑर्डर कर देता है सेक्शन 131 में, 131 आपका जनरल पावर्स वाला है जिसमें देसी पावर्स होती है, उसके अंदर क्या कहता है सीजर कर दो। यार एक बात बताओ, जब 131 में देसी पावर बोली गई है तो यहाँ पे कहीं भी सीज की पावर बोली है? इससे ना सामान्य है वो, तो कहीं भी सीज की पावर नहीं बोली गई है। यहाँ पे डिस्कवरी वगैरह कर सकते हो, तो यहाँ पे लेकिन सीज की पावर नहीं दी गई है, जब नहीं दी गई तो फिर नहीं कर सकते, गलत है। लेकिन ये डीजीआईटी है, ये तो बड़े लोग हैं यार, बड़े लोग तो सीज करवा सकते थे ना, हमने पढ़ा था, आज ही पढ़ा है
कि ये बड़े लोग तो ऑथराइज कर सकते हैं, ऑथराइजिंग ऑफिसर बन सकते हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर को बोल सकते हैं कि जाओ सीज करके आ जाओ। तो जब ये बोल सकते हैं तो क्या दिक्कत है? यार यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था 131 में, तो 131 में तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बोलेंगे हम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज बताएंगे हम कि 132 में कर सकता है। डीजीआईटी के पास पावर है कि वो ऑथराइज कर सकता है एओ को कि भाई तुम जाके सीज कर लो मनी और सर्च करो, है ना? तुम क्योंकि उसके पास रीजन टू बिलीव है, ये वहां पे बताया गया है कि इसके पास इंफॉर्मेशन है कि अनअकाउंटिंग कैश है। तो इस रीजन टू बिलीव होते हुए ये सर्च करने के लिए और सीज करने के लिए ऑथराइज कर सकता है, लेकिन वो 132 में करेगा, 131 में नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एक सर्च हुई है 132 में, उसका वारंट साइन किया था जेसी ने, है? जेसी ने कर दिया, तो बहुत बड़ा लोग नहीं है, लेकिन हाँ एओ में तो सीनियर ही है। जेसी ने साइन कर रखा था, तो एओ चैलेंज करता है कि 132 में किसने कहा कि जेसी साइन कर सकता है सर्च वारंट को? किसी ने नहीं कहा। तो सुन लो 132 में क्या बोलता है। यहाँ पे आप देखो एक बार, अप्रूवल्स वालों में क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो अप्रूविंग की बात करी गई है, यहाँ पे बोला है कि ये लोग तो करेंगे, ठीक है, जेसी भी कर सकता है, अगर वो एम्पावर्ड बाय सीबीडीटी हो तब वो साइन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ये भी यही बोलता है कि देखो जेसी ये एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, यहाँ पे यार एडिशनल भी लिखा है बट आईसीआई मॉड्यूल में नहीं लिखा था, इसमें मैंने यहाँ पे एडिशनल लिखा नहीं है। मैं एक बार कंफर्म करके ये अपडेट कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर अगर एम्पावर्ड बाय सीबीडीटी है, यानी कि सीबीडीटी को लगता है कि यार ये है तो थोड़े से जूनियर लेकिन ढंग के हैं, अच्छा ऑथराइजेशन करेंगे, सही जगह करेंगे, फालतू में ऑथराइज नहीं कर देंगे किसी को भी रेड करने के लिए, तो वो एम्पावर कर सकता है सीबीडीटी उनको। तो अगर जेसी ऑथराइज्ड है, एम्पावर्ड है सीबीडीटी से, तो यस वो वारंट इशू कर सकता है। तो यहाँ पे यही बोलता है कि अगर जेसी को एम्पावर नहीं किया गया है तो फिर जो एसएससी का कंटेंशन है कि जेसी नहीं कर सकता साइन, तो यस वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जेसी को एम्पावर किया गया है सीबीडीटी से, तो कंटेंशन एसएससी का एकदम वैलिड, एकदम भी वैलिड नहीं माना जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि यस सीबीडीटी ने जब पावर दी है तो साइन कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है, इसमें क्या कहता है कि कोई इंफॉर्मेशन आई है पोजेशन में, इंफॉर्मेशन दी है, सीबीआई ने इंफॉर्मेशन दी थी कि एसएससी के पास अनएक्सप्लेन्ड एसेट या इनकम है पोजेशन में, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सीबीआई से मिली है। अब सीबीआई कौन होता है, उसको कैसे पता कि अनएक्सप्लेन्ड होगा क्या होगा, है ना? तो क्या ये इंफॉर्मेशन बनेगी 132 के अंडर, जिसकी वजह से हम रेड कर सकते हैं? क्या ये ऐसी इंफॉर्मेशन बन सकती है? इसमें बोलता है कि सुनो, 132 में बोलता है कि आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि आप रेड कर सकते हो, है ना? इसके पास अनएक्सप्लेन्ड कैश वगैरह सब चीजें हैं, वो सब रीजन मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके लिए ना एक अजीत जैन का केस लॉ है, उसमें क्या बोलता है कि मियर इंटीमेशन बाय सीबीआई, कि अगर सिर्फ सीबीआई इंटीमेशन करता है कि हाँ मनी पोजीशन में है एसएससी की, और जो सीबीआई के अकॉर्डिंग अनडिस्क्लोज्ड होता है, लेकिन उसके पास कोई और प्रूफ नहीं है, विदाउट समथिंग मोर, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन का हुई? यार ये तो ऐसा हो गया, हाँ चलते चलते सीबीआई को दिख गया कि वो उसके पास कैश रखा है, अच्छा अरे कैश रखा है यहाँ पे, चलो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर भी रहा है, तो उसको लगता है कैश रखा है। अरे कैश रखा है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि अनडिस्क्लोज्ड ही हो सकता है ना डिस्क्लोज्ड हो, तो ये तुम्हारे पास प्रूफ है कि अनडिस्क्लोज्ड है। तो कैश होना और कैश अनडिस्क्लोज्ड होना और उसका प्रूफ होना वो अलग चीज होती है। तो इसलिए बोलता है कि यस ये इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी, नो 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 नो, ये इंफॉर्मेशन नहीं बन सकती है 132 में। इसके बेसिस पे अगर आपने सर्च कंडक्ट कर दी है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बन ही नहीं सकती है। ठीक है। आगे के केस लॉज अभी आपके ये क्वेश्चंस कल होंगे, क्योंकि कल वाले लेक्चर में जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसके बाद बहुत सारे केस लॉज, एमसीक्यू बुकलेट के केस स्टडीज और तो और आगे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज में मैं कवर करूंगा जो भी एग्जाम में आए हैं आज तक, सबके सब यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक बनाया है। चलो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। और अब जल्दी जल्दी आपका चैप्टर बस एंड आ रहा है। ओके, टाटा बाय बाय।